नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। चर्चा आज हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के जो पेपर आपके चलता है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग की आज हम चर्चा करेंगे और ये हमारी आज की पहली क्लास रहेगी, जिसमें हम केवल आज इस पेपर के बारे में समझेंगे। पेपर का उद्देश्य क्या है, पेपर का अर्थ क्या है और क्यों हमारे इस पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। यह क्लास न केवल बीएड फर्स्ट ईयर के लिए अपितु जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बेहद उपयोगी है। तो आप इस क्लास को एक अच्छे से देखें। देखिए दोस्तों, दो शब्द यहाँ पर हैं, एक तो है लर्निंग और एक है टीचिंग। अधिगम एवं शिक्षण, दो शब्द आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक शब्द है अधिगम और एक शब्द है आपके शिक्षण। अधिगम क्या है और शिक्षण क्या है, पहले सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में इसके जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर अपन चर्चा लगातार अपनी क्लासेज में करते रहेंगे। अधिगम से तात्पर्य आप सभी जानते हैं कि सामान्य अर्थ में देखें तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जो कि एक संकुचित, एक नैरो जो इसका मीनिंग है वो निकल कर आता है। लेकिन अगर हम इसके सही और व्यापक अर्थ की बात करें तो अधिगम से तात्पर्य होता है कि जब तक बालक के व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन ना हो जाए, अपेक्षित स्थायी परिवर्तन नहीं हो जाए, तब तक हम उसे क्या नहीं कह सकते, अधिगम। अर्थात अधिगम में मुख्य चीज़ क्या है कि बालक के बताओ किस में परिवर्तन होना चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। और ये जो व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए मित्रों, वो व्यवहार में परिवर्तन हमेशा कैसा होना चाहिए, स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। जब तक बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होगा जैसा शिक्षक चाहता है, अर्थात जो अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन होता है वो किसके अंतर्गत होगा, व्यवहार में होगा। और व्यवहार के अंतर्गत अपेक्षित जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। दूसरा एक सामान्य सा शब्द है कि शिक्षण किसे कहा जाता है। शिक्षण, जैसे कि अपन सामान्य रूप में जानते भी हैं कि शिक्षण एक पढ़ाने का कार्य जिसे अपन शिक्षण कहते हैं, लेकिन ये एक इसके लिए न्याय संगत इसका अर्थ नहीं हम कह सकते। वास्तव में जो शिक्षण का जो अर्थ होता है, शिक्षण का संबंध होता है शिक्षक और छात्र दोनों से ही इसका संबंध होता है। अर्थात शिक्षक अपनी बात को कहे और छात्र अपनी बात को शिक्षक से कहें। अर्थात शिक्षक और छात्र के मध्य में जो अंतःक्रिया होती है उस अंतःक्रिया को ही क्या कहा जाता है, शिक्षण कहा जाता है। अगर मैं शिक्षण की बात करूं तो दो चीज़ें हैं, एक तो है शिक्षक और एक है छात्र, एक तो है टीचर्स, एक है स्टूडेंट। अर्थात जब शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में क्या होना आवश्यक है, अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। दोनों के बीच में जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु को लेकर अंतःक्रिया होना आवश्यक है। जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक हम सही रूप में उसे क्या नहीं कह सकते, शिक्षण। शिक्षण का अर्थ ये नहीं है कि केवल टीचर क्लास में आया और अपना जो व्याख्यान है वो देकर चला गया। शिक्षण से तात्पर्य है कि शिक्षक अपनी बात को विद्यार्थियों के सामने रखे और विद्यार्थियों की जो समस्याएं, विद्यार्थी अपनी समस्याओं को, विद्यार्थी अपनी जिज्ञासाओं को किससे पूछे, शिक्षक से पूछे। तब जाकर दोनों में ही क्या होगी, अंतःक्रिया होगी। और इस अंतःक्रिया को अपन क्या कहते हैं, शिक्षण। सामान्य सी चीज़ है, अपन ने चीज़ें क्या पढ़ी है, केवल और केवल अर्थ देख रहे हैं अपन किसका, लर्निंग एंड टीचिंग का, कि अधिगम एवं शिक्षण क्या है। तो अधिगम से तात्पर्य व्यवहार में कैसा परिवर्तन बताइए, स्थायी परिवर्तन। और ये स्थायी जो परिवर्तन होता है वो कैसा होना चाहिए मित्रों, अपेक्षित स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपेक्षित। अपेक्षित से मतलब जैसा शिक्षक चाहता है ऐसा परिवर्तन अगर विद्यार्थी में हो चुका है, बालक में हो चुका है, तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। सामान्य से शिक्षण किसे कहेंगे, अर्थात शिक्षक और छात्र के मध्य में जो अंतःक्रिया हो रही है, दोनों के मध्य में जो वार्तालाप हो रही है विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को लेकर, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। आगे की मैं चर्चा करूं, यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, शब्द आया है यहाँ पर व्यवहार। ये जो व्यवहार शब्द आया है, व्यवहार शब्द को भी अपन थोड़ा सा यहाँ पर समझने का हमारा थोड़ा सा आशय रहेगा। क्यों हम इस व्यवहार को समझें, देखिए छोटी सी जानकारी, अगर आप लगातार संपूर्ण जो बीएड की क्लासेज हैं और उनके संपूर्ण पेपर्स को आप देखना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो भी मनोविज्ञान को, बाल विकास शिक्षण विधियों को पढ़ने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। क्लास आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो क्लास को आप लाइक ज़रूर करें। देखिए भाई,
शब्द है व्यवहार। ये व्यवहार शब्द है। व्यवहार शब्द में सबसे पहले चर्चा करें कि व्यवहार शब्द सबसे पहले आया कब, इस पर सबसे पहले प्रयोग कब हुआ, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ये व्यवहार शब्द आपका आया, ये 1905 के अंतर्गत आया। कब आया मित्रों? 1905 में आपका सबसे पहला जो शब्द व्यवहार, इस व्यवहार पर सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो प्रयोग करने वाला था आपका विलियम मैकडूगल। किसने प्रयोग किया मित्रों? विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले इस पर प्रयोग किया। लेकिन बदकिस्मती रही किसकी? विलियम मैकडूगल की। और विलियम मैकडूगल का जो प्रयोग था किस पर? व्यवहार पर। व्यवहार पर जो प्रयोग था इसका कैसा हो गया बताओ? असफल हो गया। एक बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा हुआ है कि सबसे पहले व्यवहार शब्द पर प्रयोग कब किया गया? तो 1905 में किया गया। और असफल प्रयोग सबसे पहले किसका था? तो किसका था मित्रों? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है। विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक भी लिखी थी, बताओ कौन सी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है मित्रों? विलियम मैकडूगल की है। जब हम इसकी हम आगे चर्चा करते हैं तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में इसने बताया है। मूल प्रवृत्तियों का जनक भी इसे कहा जाता है। लेकिन अभी इतना सा ध्यान रखना है कि जो व्यवहार शब्द है इस पर सबसे पहले जो प्रयोग को किसने किया? विलियम मैकडूगल ने किया। कब किया था? 1905 में किया था। इसका प्रयोग कैसा रहा था मित्रों? असफल रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण चीज़, इसने फिर दोबारा कार्य किया। फिर इसने कार्य किया विलियम मैकडूगल ने, इसने हार नहीं मानी और 1908 में पुनः इसने प्रयास किया। किसी ने? वही विलियम मैकडूगल ने पुनः प्रयास किया। लेकिन पुनः प्रयास करने के बावजूद भी इसका प्रयोग बताओ दोबारा 1908 में भी कैसा रहा? असफल रहा। हम चर्चा कर रहे हैं व्यवहार क्या है, व्यवहार का अर्थ भी हम जानेंगे। पहले व्यवहार का थोड़ा सा इतिहास अपन देख रहे हैं। 1905 1908 क्योंकि आपके सिलेबस में व्यवहारवाद के सिद्धांत भी हैं, तो व्यवहार को जानना हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होगा। 1908 के बाद में मित्रों 1911 की बात करें। 1908 के बाद में 1911 में एक मनोवैज्ञानिक आया जिसका नाम था पिल्सबरी। पिल्सबरी ने भी जो व्यवहार पर प्रयोग किया, पिल्सबरी का प्रयोग भी बताओ कैसा हो गया? असफल प्रयोग हुआ। पिल्सबरी का प्रयोग भी कैसा हुआ? असफल प्रयोग हुआ। इसके बाद में आप सभी को पता है कि 1913 में एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है वॉटसन, जेबी वॉटसन के नाम से जिसे आप जानते हैं, जेबी वॉटसन जिसे आप कहते हैं जॉन ब्रॉडम वॉटसन, ये अमेरिका का था। इस वॉटसन का जो प्रयोग था वो प्रयोग बताओ कैसा हुआ? सफल प्रयोग हुआ। अर्थात व्यवहार पर सबसे पहले सफल प्रयोग कब हुआ? 1913 में हुआ। और इसलिए वॉटसन को व्यवहारवाद का बताओ क्या कहा जाता है? जनक भी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। छोटी सी कहानी अपन ने देखी। व्यवहार पर सबसे पहले प्रयोग 1905 किसने किया? विलियम मैकडूगल ने। प्रयोग कैसा रहा? असफल। फिर 1908 में पुनः विलियम मैकडूगल ने किया, फिर दोबारा प्रयोग कैसा रहा? असफल। इसके बाद 1911 में पिल्सबरी ने किया। पिल्सबरी का प्रयोग भी कैसा रहा मित्रों? असफल इसका प्रयोग रहा। इसके बाद 1913 में आपका बताओ कौन आया? वॉटसन का पूरा नाम तो था जॉन ब्रॉडम वॉटसन। और वॉटसन ने जो प्रयोग किया वो बताओ प्रयोग कैसा रहा? सफल प्रयोग रहा था। इसलिए बताओ इसे क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। बात ये आती है कि सर आपने इसका इतिहास बताया लेकिन ये नहीं बताया कि वास्तव में व्यवहार का अर्थ क्या होता है। देखिए मित्रों, व्यवहार क्या होता है कि व्यक्ति के द्वारा जो रेस्पॉन्स अर्थात जो अनुक्रिया की जाती है वह अनुक्रिया ही क्या कहलाता है? उसका व्यवहार। अर्थात जब व्यक्ति के पास कोई उद्दीपन होता है अर्थात स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस के आधार पर जब व्यक्ति कोई रेस्पॉन्स करता है तो जो उद्दीपन और जो अनुक्रिया है दोनों का जो परिणाम होता है उस परिणाम को ही क्या कहा जाता है? व्यवहार कहा जाएगा। अर्थात सीधी सी बात कहें कि व्यक्ति के द्वारा जो की गई जो अनुक्रिया है, व्यक्ति के द्वारा की गई जो अनुक्रिया है अर्थात जैसे ही व्यक्ति के पास कोई उद्दीपन उपस्थित हुआ, उद्दीपन के फलस्वरूप उसने कोई कार्य किया और कार्य करते ही जो उसके निर्माण हुआ है वो निर्माण किसका हुआ है? व्यवहार का निर्माण हुआ है। अर्थात व्यक्ति के द्वारा किए गए जो क्रियाकलाप हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो ही सारा उसका बताओ क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। इतनी सी भी बात आपको पता होगी कि जो व्यवहार होता है ये व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व भी हमारा एक बड़ा सा टॉपिक है जिसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी आपको अर्थ देखना है। शब्द है व्यवहार, बिहेवियर। ये बिहेव क्या है? व्यवहार कैसे निर्मित होता है? तो जब उद्दीपन अर्थात कोई कारण हमारे सामने उपस्थित होता है, कारण के फलस्वरूप जब हम कोई अनुक्रिया करते हैं अर्थात कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का जो परिणाम आ रहा है वो परिणाम को अपन क्या कहते हैं बताओ? व्यवहार कहते हैं।
इस व्यवहार के कारण बताओ व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और ये व्यवहार व्यक्ति की कैसी प्रक्रिया होती है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखनी है। व्यवहार व्यक्ति की गतिज प्रक्रिया होती है, अर्थात लगातार व्यवहार में क्या होता रहता है, परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन होना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि अभी अपन ने अधिगम का अर्थ पढ़ा है, लर्निंग का अर्थ पढ़ा है, जिसमें यह कहा गया है कि व्यवहार, अधिगम का अर्थ तात्पर्य क्या है कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अर्थात जब तक व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं होगा तब तक अधिगम हो नहीं सकता। और अधिगम जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, हमेशा परिवर्तन होगा, हमेशा बताओ कैसा मित्रों, स्थायी परिवर्तन होगा। तो स्थायी परिवर्तन जब होगा व्यवहार में तो उसे अपन क्या कहेंगे, अधिगम। इतनी सी बात अपन ने जानी है। जो हमारे पेपर का नाम था अधिगम एवं शिक्षण, अधिगम से तात्पर्य हमने समझा, दूसरा जो विषय था वो था शिक्षण। शिक्षण से तात्पर्य हमने देखा कि शिक्षक और छात्र के मध्य में जो अंतःक्रिया होती है उसके जो अंतःक्रिया है उस अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है, शिक्षण कहा जाता है। इसके बाद में व्यवहार की बात करी। व्यवहार 1905 में विलियम मैकडूगल, उसके बाद में 1908 में विलियम मैकडूगल, उसके बाद में 1911 में पिल्सबरी और 1913 में वॉटसन अर्थात जॉन ब्रोडम वॉटसन आया और इसका प्रयोग सफल रहा। इसलिए व्यवहारवाद का जनक भी किसे कहा जाता है, वॉटसन को कहा जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा कि हम इन चीज़ों को क्यों पढ़ते हैं, शिक्षक भर्ती में ये जो विषय है मनोविज्ञान का, इसे क्यों शामिल किया गया। तो इसका शामिल करने का उद्देश्य केवल एक ही है ताकि हम बालकों को जान सकें, बालकों की अपेक्षाओं को जान सकें, बालक की योग्यताओं को जान सकें, बालकों की क्षमताओं को जान सकें, बालक किस तरह से सीखना चाहता है, बालक की योग्यताएँ क्या है सीखने के लिए, इन सारी चीज़ों का हमें पता चल सके। बालक का व्यवहार कैसा है, उसके आधार पर अपन उसको कैसे शिक्षा दें, इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए अपन मनोविज्ञान विषय को पढ़ते हैं। इसलिए आपके पाठ्यक्रम में भी चाहे किसी भी तरह का आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे ग्रेड फर्स्ट दे लें, सेकंड दे लें, ग्रेड थर्ड दे लें, चाहे आप पीटीटी का ही टेस्ट दिया वहाँ भी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड आया, इसके बाद में आपने बीएड में एडमिशन लेने के बाद भी आपके जो पेपर मनोविज्ञान का जोड़ा गया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो शिक्षक है वो बालकों को अच्छे से जान जाए और उसके अनुसार उन्हें शिक्षा दिला सके। आप ये थोड़ी सी चर्चा आज हमने करी है। लगातार जो इस पेपर के जो सिलेबस के आधार पर जो आपका विषय वस्तु है उसकी लगातार अपन प्रतिदिन क्लास लेते रहेंगे, न केवल इस पेपर की अपितु आपके सारे पेपर्स की क्लास अपन लगातार इसकी लेते रहेंगे। आपको इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी आपसे चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में मैं 10-10 प्रश्न आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट, और लगातार वो आपकी एग्जाम्स में आ भी रहे हैं, विद्यार्थियों के माध्यम से पता चलता है। तो आप उन 10 प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और विषय वस्तु को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़ें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।